तो आज से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है कैश सेल ऑफ गुड्स। देखिए, गुड्स को बेचना ये एक हमारा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो इससे जो कैश आएगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाएगा। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी ऑपरेटिंग है। कैश परचेस ऑफ गुड्स, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। एक्सपेंसेस का पेमेंट करना, बिजनेस के जो ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं। पेटेंट परचेस करना, पेटेंट नॉन करंट एसेट है, इंटेंजिबल, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक्स एंड ड्राफ्ट इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। देखिए अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिससे कैश बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया, तो इससे ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे बैंक में से पैसे निकालेंगे तो इससे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम रहेगा। तो वहां पर हमें कोई एक्टिविटी नहीं लिखनी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हमें वहां पर लिखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो जैसे ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देखिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसका अरेंजमेंट करने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के थ्रू अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करती है। तो उनमें जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस होता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, देखिए डिवेंचर इशू करना ये एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। परचेस ऑफ शेयर्स, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को कंपनी ने अगर खरीदा है तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो किया जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये बोरोइंग है जिसका रीपेमेंट किया जा रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कमीशन रिसीव करना, ये हमारी बिजनेस की प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग में आएगा। डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है डिवेंचर्स, इसका रिडेम्पशन करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जैसे किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं या बैंक में एफडी करवा रखी है, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। इनकम टैक्स पे करना, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, देखिए जो इनकम टैक्स बिजनेस की इनकम पे, प्रॉफिट पर, जो ऑपरेटिंग नेचर का प्रॉफिट है उस पर पे किया गया है, वो इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। लेकिन अगर किसी एसेट को सेल करके जो गेन हुआ है, एसेट को सेल करना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उस गेन पर जो टैक्स पे किया गया है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। डेटर्स से कैश रिसीव करना, क्रेडिटर्स को कैश पे करना, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता करना है एक फाइनेंस कंपनी के लिए। अभी हमने जो बात की वो एक नॉन फाइनेंस कंपनी थी। अब फाइनेंस कंपनी का काम होता है लोगों की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए लोन देना, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि उन्होंने एक कंपनी में पैसा लगाया हुआ है उसको कहीं इन्वेस्ट करना, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, SIP की कंपनी है जो कि लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए शेयर्स खरीदना ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनका यही प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है कि शेयर्स खरीदना, बेचना, डिविडेंड रिसीव करना, लोगों को लोन देना, ये सब। तो शेयर्स खरीदना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव करना ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, देखिए जो कंपनी ने पब्लिक में शेयर इश्यू किए हुए हैं उन पर डिविडेंड पे करना, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंस कंपनी हो, दोनों के लिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। लोन देना, देखिए एक फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है लोन देना, तो लोन देना, लोन पर इंटरेस्ट लेना, ये इनके लिए एक ऑपरेटिंग नेचर का ट्रांजैक्शन है।
लोन टेकन ये भी ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग ये भी इनके लिए ऑपरेटिंग है, जो इन्होंने लोन लिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट देना, तो ये एक हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन हो गया। दूसरा, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इनमें से कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो कि एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग नेचर का हो। तो ये सारे ट्रांजैक्शन एक नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए नॉन ऑपरेटिंग होंगे, और फाइनेंस कंपनी के लिए कौन से ऑपरेटिंग है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो और नो फ्लो। तो देखिए यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज होगा तो उसे कहते हैं इनफ्लो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज होगा तो उसे कहते हैं आउटफ्लो, और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आता है तो उसे हम कहते हैं नो फ्लो। सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो यहाँ पर फिक्स एसेट बिक रही तो ऑब्वियसली कैश आएगा, तो ये हमारा इनफ्लो हो गया। सेल ऑफ गुड्स, यहाँ भी कैश आ रहा है तो इनफ्लो हो गया। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, यहाँ पैसा जा रहा है, ये आउटफ्लो हो गया। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹10 लाख कंसिडरेशन पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ देखिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, लेकिन जो कंसिडरेशन है जो 10 लाख रुपए पे करना है वो डिबेंचर्स के थ्रू पे किया गया है। इसका मतलब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ना तो कैश आ रहा है और ना ही जा रहा है, तो इसे कहेंगे नो फ्लो। इशूड फुली पेड बोनस शेयर, देखिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिए हैं, तो बोनस शेयर जब कंपनी देती है तो वहाँ शेयर होल्डर से कुछ पैसे नहीं लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी कोई कैश का इनफ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखिए बैंक से कैश अगर निकाला जाएगा तो इससे एक कैश बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो उतना ही बना रहेगा, क्योंकि कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है और बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए इसे भी हम कहेंगे नो फ्लो। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, अब डिविडेंड पे किया जाएगा शेयर होल्डर्स को, तो ऑब्वियसली इससे कैश का आउटफ्लो होगा, तो ये हो गया हमारा आउटफ्लो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें बताना है कि कैश का कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी बताना है। तो जैसे एक मशीन एक्वायर की है 2,50,000 रुपीज़ में, जिसमें कि 20% बाय चेक और बाकी एक बॉन्ड के थ्रू पेमेंट किया जाएगा, तो यहाँ देखिए केवल 2,50,000 का 20% ही कैश दिया गया है, तो ये हमारा 50,000 रुपये का आउटफ्लो हो रहा है। और देखिए मशीन खरीदी गई है जो कि एक नॉन करंट एसेट है, इसीलिए ये एक्टिविटी हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ देखिए 2,50,000 रुपये में एक कंपनी के शेयर्स को खरीदा गया है और खरीदने के बाद 50,000 रुपये डिविडेंड भी रिसीव हुआ है, तो शेयर्स खरीदना उन पर डिविडेंड रिसीव करना ये दोनों ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ देखिए 2,50,000 रुपये तो जब शेयर्स खरीदे तो आउटफ्लो हुआ, और जब डिविडेंड रिसीव हुआ तो ये एक इनफ्लो है। तो नेट देखिए 2,50,000 माइनस हो रहा है, 50,000 पैसा आ रहा है तो प्लस, तो नेट हमारा 2 लाख रुपए का आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके बाद मशीनरी को बेचा गया है, ओरिजिनल कॉस्ट है मशीन की 2 लाख रुपए, और इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 1,60,000, मतलब कम जो मशीन है उसकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई 40,000। इसको कितने में बेचा गया है 60,000, तो 60,000 रुपये ही रिसीव हो रहा है, तो इनफ्लो हो गया 60,000 रुपीज़ का। और मशीन जो कि नॉन करंट एसेट है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करना स्टार्ट करेंगे।